आज दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ हो चुकी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आपने कभी सोचा है इस तेजी से बढ़ती आबादी के क्या नतीजे हो सकते हैं? रिसोर्सेज की कमी, बेरोजगारी, भूखमरी, पर ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस संकट को रोकने के लिए अगर सरकार कोई कठोर कदम उठाए तो वो कितने भयानक हो सकते हैं? भविष्य में ऐसा ही एक वक्त आया। समय था सन 2043, जब धरती की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ चुकी थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी, लोग भूख से मर रहे थे और खाने पीने की चीजों के लिए दंगे हो रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई, जिनसे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन साथ ही एक भयानक साइड इफेक्ट भी सामने आया। दुनिया भर में जुड़वा और तिड़वा ही नहीं, बल्कि 4-5 बच्चे एक साथ पैदा होने लगे। पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ने लगी। इंसानियत अपनी ही बनाई कब्र में दफन होने लगी। तब इस संकट को रोकने के लिए एक ताकतवर पॉलिटिशियन डॉक्टर निकोलेट केमैन एक मसीहा बनकर सामने आई। उसने यूरोपीय फेडरेशन के साथ मिलकर एक ऐसा क्रूर कानून बनाया जिसने इंसानियत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया, द चाइल्ड एलोकेशन एक्ट। केमैन ने दुनिया के सामने ऐलान किया, हमने अपनी धरती को बीमार कर दिया है, अब हमें कड़वी दवा पीनी ही होगी। वन चाइल्ड पॉलिसी हमारी मजबूरी है, हमारा भविष्य नहीं। केमैन की इस पॉलिसी के तहत अब एक परिवार में केवल एक ही बच्चा रह सकता था। उनके बाकी भाई बहनों या अतिरिक्त बच्चों को एक एडवांस क्रायोस्लीप पॉड में सुलाकर रखा जाने लगा। केमैन ने लोगों को भरोसा दिलाया कि क्रायोस्लीप पॉड में जाते ही उनके बच्चे एक गहरी और आरामदायक नींद में चले जाएंगे और वहां सालों तक सुकून से रहेंगे। उसने लोगों से वादा किया कि जब इस दुनिया से आबादी घट जाएगी, जब खाने पीने की चीजें पर्याप्त होंगी, तब उन बच्चों को क्रायोस्लीप से बाहर लाया जाएगा और वे बच्चे गरीबी भुखमरी से मुक्त एक बेहतर दुनिया में जी पाएंगे। दुनिया ने अपनी किस्मत समझकर इस एक्ट को अपना लिया। एक नई एजेंसी बनाई गई, द चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो, CAB। इसके काले कपड़ों में लैस एजेंट्स किसी शिकारी की तरह शहर में घूमते और नजर रखते कि कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। एक समय के बाद जब बच्चे 5 साल के हो जाते तो पेरेंट्स अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बाकी बच्चों को CAB के हवाले कर देते। लेकिन जो अपने बच्चों को देने के लिए राजी नहीं होता, एजेंट्स जबरदस्ती उनके मासूम बच्चों को उठा ले जाते। अब सरकार ने सुरक्षा को भी बेहद सख्त बना दिया था। हर नागरिक की कलाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ब्रेसलेट होता था जो नागरिकों की पहचान थी और उसी के जरिए लोगों की हर हरकत पर नजर भी रखा जाता था। सरकार का लोगों पर पूरा कंट्रोल था। इन्हीं कड़े कानूनों और सख्त निगरानी के दौर में शहर के एक अस्पताल में कैरन सेटमैन नाम की एक महिला 7 बच्चियों को जन्म देकर दुनिया से चल बसी। कैरन का बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट कर उससे दूर जा चुका था। पिता टेरेंस सेटमैन के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं था। टेरेंस अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहता था। बेटी के गुजर जाने के बाद उसने उसकी 7 बेटियों की जिम्मेदारी खुद संभाली। लेकिन अब टेरेंस को एक मुश्किल फैसला लेना था। या तो वो अपनी एक नातिन को रखकर बाकी 6 नातिनों को CAB के हवाले कर दे, या फिर उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर पाले। टेरेंस को सरकार और सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और अपनी 7 बच्चियों को खुद पालने का फैसला कर लिया। उसने उन 7 बच्चियों के नाम हफ्ते के 7 दिनों पर रखे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अब एक नाना का अपनी नातिनों को सुरक्षित रखने का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले टेरेंस ने अपने घर में एक सीक्रेट कमरा बनाया। जरूरत पड़ने पर वो बच्चियों को वहां छुपा सकता था। 5 सालों तक उसने दुनिया को केवल ये हकीकत बताई कि उसकी सिर्फ एक ही नातिन है, जिसका नाम है कैरन सेटमैन। ये उन बच्चियों की माँ का नाम था जो बाहर की दुनिया के लिए उन सभी की पहचान बनने वाली थी। इस तरह जब बच्चियां 5 साल की हुई तो टेरेंस के सामने एक नामुमकिन चुनौती आ खड़ी हुई, क्योंकि वो हमेशा तो उनके साथ नहीं रह सकता था। इसलिए उसे बच्चियों को पढ़ाना, लिखाना और इस काबिल बनाना था कि वो अपनी और अपनी बहनों की सुरक्षा खुद कर सके। उसने एक सिस्टम बनाया। नियम सख्त और साफ थे। हर बहन हफ्ते में सिर्फ एक दिन बाहर जा सकती थी, अपने नाम वाले दिन, जैसे कि मंडे सिर्फ सोमवार को, ट्यूसडे सिर्फ मंगलवार को, और इसी तरह बाकी बहनें भी। टेरेंस ने सभी बहनों के आइडेंटिटी ब्रेसलेट में एक ही पहचान यानी कैरन सेटमैन फीड कर दिया था। जो भी बहन बाहर जाती उसे बाहर कैरन सेटमैन बनकर जीना पड़ता था। शाम को घर लौटकर उन्हें दिन भर की हर छोटी बड़ी बात, हर एहसास को बाकी बहनों के साथ शेयर करना जरूरी होता था, ताकि अगले दिन जब दूसरी बहन कैरन बनकर बाहर जाए तो उसे पता हो कि उसे क्या करना है। बच्चियां अपने दिन भर के रूटीन को रिकॉर्ड कर पाए। इसके लिए टेरेंस ने एक खास तकनीक बनाई थी।
उसने बच्चियों की कलाई पर लगे आइडेंटिटी ब्रेसलेट को मॉडिफाई किया जो दिन भर के डेटा को रिकॉर्ड करता और उसे शाम को सिंक डिवाइस के जरिए बाकी बहनों के ब्रेसलेट में ट्रांसफर कर देता। इस तरह एक बच्ची स्कूल जाती तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो से बाकी बच्चियों की भी पढ़ाई हो जाती। लेकिन ये जिंदगी बेहद खतरनाक भी थी। बाहर हर जगह CAB के गार्ड्स तैनात थे जो हर वक्त लोगों की आइडेंटिटी चेक करते रहते थे। एक छोटी सी गलती और उनकी पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसी तरह वक्त बीतता गया और 30 साल गुजर गए। टेरेंस अपनी बच्चियों को इस बेरहम दुनिया में जीना सिखाकर हमेशा के लिए चल बसा था। अब वो सातों लड़कियां खूबसूरत, समझदार और मजबूत औरतें बन चुकी थी। चेहरे एक जैसे, लेकिन सोच, समझ और अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हालांकि बाहर की दुनिया के लिए वो आज भी सिर्फ एक इंसान थी, कैरन सेटमैन। टेरेंस के बनाए सिस्टम को सालों तक फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां पहुंचना नामुमकिन था। ये उन 7 बहनों की मेहनत, समझदारी और तालमेल का ही नतीजा था कि कैरन सेटमैन का नाम एक बड़ी बैंक में एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाने लगा। जैसे पहले स्कूल था वैसे ही अब बैंक था। हर बहन अपने नाम वाले दिन कैरन सेटमैन बनकर बैंक जाया करती थी। आज सोमवार था, इसलिए आज बारी मंडे की थी। मंडे सभी बहनों में सबसे शांत, जिम्मेदार और सूझबूझ वाली थी। वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज का दिन उनके लिए खास था। उन्हें कंपनी में प्रमोशन मिलने वाला था। हालांकि मंडे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस की लिफ्ट में उसकी मुलाकात हुई जेरी से। जेरी यानी कैरन का कलीग, जो उसकी कामयाबी से जलता था। वो हमेशा कैरन को नीचे गिराना चाहता था, लेकिन हर बार कैरन उसके सामने एक नई स्ट्रेटजी लेकर खड़ी हो जाती थी। आखिरकार उसके पास 7 बहनों का दिमाग जो था, पर जेरी भी चालाक था। उसे कैरन पर शक होने लगा था। उस रोज लिफ्ट से निकलते वक्त जेरी ने ऐसे जताया जैसे वो कैरन की हकीकत जान गया हो, लेकिन मंडे उसे नजरअंदाज करती हुई अपने ऑफिस में चली गई। शाम हुई, रात गहरी होने लगी, पर मंडे घर नहीं लौटी। उसके अपार्टमेंट में सभी बहनों का चेहरा तनाव से सफेद पड़ चुका था। फ्राइडे, जो सारी बहनों में सबसे स्मार्ट, एक टेकी थी, वो काफी समय से मंडे का ब्रेसलेट ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ब्रेसलेट ऑफलाइन दिखा रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मंडे जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। वे उसे ढूंढने बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बाहर जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। उन्होंने सुबह तक इंतजार किया। अगली सुबह मंगलवार का दिन था, यानी आज ऑफिस जाने की बारी ट्यूसडे की थी। अपार्टमेंट में खामोशी थी, लेकिन हर बहन के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। ट्यूसडे आईने के सामने खड़ी थी, कैरन सेटमैन के चेहरे में छुपी, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे ऑफिस जाकर मंडे की तलाश करनी थी, लेकिन ये भी डर था कि कहीं CAB वालों को उनकी सच्चाई पता न चल गई हो। फ्राइडे ने उसके कान में एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस फिट कर दिया। ट्यूसडे ने एक गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और बाहर की दुनिया में कदम रख दिया। शहर की गलियां लोगों की भीड़ से उबल रही थी। हर कोने पर CAB के चेक पॉइंट्स लगे थे, जहां खड़े एजेंटों की निगाहें हर चेहरे को स्कैन कर रही थी। ट्यूसडे सधे हुए कदमों से सीधा ऑफिस पहुंची। वहां अपनी सेक्रेटरी से बातचीत करके उसे पता चला कि कैरन को प्रमोशन मिल चुका था। इसे सेलिब्रेट करने मंडे कल अपने कलीग्स के साथ हैरीज बार में गई थी। ट्यूसडे उसी वक्त हैरीज बार में पहुंची। वहां बारटेंडर से उसे पता चला कि कल रात कैरन की उसके कलीग जेरी के साथ किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद कैरन गुस्से में बार से बाहर निकल गई थी। जेरी कैरन का वही कलीग जो कल मंडे को शक की निगाहों से देख रहा था। उन बहनों को पूरा यकीन था कि जरूर जेरी ने ही मंडे के साथ कुछ बुरा किया है। ट्यूसडे जेरी को सबक सिखाने बार से बाहर निकली ही थी कि तभी उसने देखा सामने मौत खड़ी थी। CAB के एजेंट्स वैन का दरवाजा खोले उसी का इंतजार कर रहे थे। एजेंट्स ने जबरदस्ती ट्यूसडे को वैन में डाला और अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने ट्यूसडे की ब्रेसलेट को स्कैन करके उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसी पल अपार्टमेंट में ट्यूसडे को फॉलो कर रही 5 बहनें दहशत में आ गई, क्योंकि अब उनके कंप्यूटर से ट्यूसडे भी ऑफलाइन हो गई थी। इधर एजेंट्स ट्यूसडे को CAB के हेडक्वार्टर ले आए और CAB की लीडर निकोलेट केमैन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वही केमैन जिसने द चाइल्ड एलोकेशन एक्ट की नींव रखी थी। डरी सहमी ट्यूसडे केमैन से सवाल करने लगी कि उसे पकड़कर यहाँ लाने का कारण क्या है, लेकिन केमैन की बातों से उसे जल्द ही समझ आ गया कि केमैन सब कुछ जान चुकी है। केमैन ने तंज भरे लहजे में कहा, सचमुच 30 सालों तक 7 बहनों का छुपे रहना काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम बहनों ने क्या किया है? तुमने किन्हीं 6 परिवारों के 6 मासूम बच्चों का हक छीना है, उनके हिस्से का खाना खाया है, उन्हें भूखा रहना पड़ा होगा तुम्हारी वजह से।
लेकिन जैसा ग्रैंडफादर टेरेंस ने सिखाया था, ट्यूसडे अब भी अपनी बात पर अड़ी रही कि वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। पर अब कोई फायदा नहीं था। केमैन को सच्चाई पता थी और ये भी कि बाकी बहनें इस वक्त उसके अपार्टमेंट में ही छुपी हैं। अब ट्यूसडे डर से कांपने लगी और रहम की भीख मांगती हुई बोली, देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, मैं एक बैंक एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। पर केमैन मुस्कुराई और बस इतना कहा, तुमसे पहले वाली भी यही बोल रही थी, ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी। मतलब साफ था, केमैन ने मंडे का भी वही हश्र किया था जो अब वो ट्यूसडे का करने वाली थी। केमैन ट्यूसडे को अपने खास एजेंट जो के हवाले कर वहां से चली गई। जो के साथियों ने ट्यूसडे को धर दबोचा। जो ने एक चाकू निकाला और ट्यूसडे की ओर बढ़ गया। ट्यूसडे की दर्दनाक चीख उस कमरे में गूंज उठी। उधर दूसरी ओर अपार्टमेंट में ट्यूसडे की 5 बहनें बेचैन थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्यूसडे के साथ कितना भयानक घटा था। इसी दौरान थर्सडे की नजर मॉनिटर पर गई। अपार्टमेंट के बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तैनात कर रखे थे, जिस पर उन्होंने देखा कि 3 एजेंट्स बंदूक लिए उनके ही अपार्टमेंट की तरफ चले आ रहे थे। उनके कपड़े बता रहे थे कि वे सीएबी के एजेंट्स नहीं बल्कि केमैन के प्राइवेट एजेंट्स थे। थर्सडे ने सभी को अपने ग्रैंडफादर के बनाए सीक्रेट कमरे में छुपा दिया और खुद ऊपर अपने ग्रैंडफादर के कमरे में आकर छुप गई। एजेंट्स अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन लोहे का वो मजबूत दरवाजा केवल उन 7 बहनों की आंखों की रेटिना स्कैन से ही खुल सकता था। तभी एक एजेंट ने अपनी पॉकेट से इंसानी आंख निकाली। उस आंख को स्कैनर पर रखते ही दरवाजा खुल गया, यानी कि वो मंडे या ट्यूसडे में से ही किसी की आंख थी। एजेंट्स अंदर घुस आए और लड़कियों को ढूंढने लगे। इसी दौरान थर्सडे ने अपने ग्रैंडफादर की सीक्रेट तिजोरी खोली। टेरेंस हमेशा वहां एक गन छुपाकर रखता था, लेकिन वो गन गायब थी। ये अजीब बात थी और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि उन एजेंट्स को सीक्रेट कमरे का स्विच मालूम था जो शेल्फ में छुपा था। उन्होंने सीक्रेट कमरे को खोल दिया और लड़कियों को बाहर आने की चेतावनी दी। सभी बहनें डरी सहमी बाहर आ गई। अब उनका बच पाना नामुमकिन था। एजेंट्स उन पर गोली चलाने ही वाले थे कि तभी पीछे से थर्सडे वहां आई और एक रॉड से एक एजेंट पर वार किया, जिससे बाकी 2 एजेंट्स का ध्यान भटका और लड़कियां अपना बचाव करने के लिए उन एजेंट्स पर टूट पड़ी। एजेंट्स भले ही ताकतवर थे, लेकिन टेरेंस ने भी लड़कियों को ऐसी चुनौती के लिए अच्छे से तैयार किया था। अपार्टमेंट जंग के मैदान में बदल चुका था। लड़कियों ने अपनी और अपनी बहनों की रक्षा करने में पूरी जान लगा दी। डम्बेल्स, आयरन, फ्राई पैन जो मिला लड़कियों ने उसे हथियार बना लिया और आखिरकार उन तीनों एजेंट्स को मार गिराया। लेकिन बदकिस्मती से संडे को एजेंट्स की गोली लग चुकी थी। संडे मारी गई। उन बहनों की खुशियों पर जैसे ग्रहण लग चुका था। पर यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था कि जो राज 30 सालों तक दुनिया से छुपा हुआ था, आखिर वो राज अचानक केमैन को कैसे पता चल गया। और एक सवाल ये भी था कि केमैन उनका ये राज सीएबी के सामने खोलने के बजाय उन्हें गैर कानूनी तरीके से अपने प्राइवेट एजेंट से मरवाने पर क्यों तुली थी। कुछ पता चले इसलिए उन्होंने उन एजेंट की छानबीन की। तब एक एजेंट की जेब में उन्हें वो आंख मिली। फ्राइडे ने जब उसकी जांच की तो पाया कि वो ट्यूसडे की आंख थी। ट्यूसडे को कितनी भयानक मौत मिली होगी, ये सोचकर चारों बहनों का दिल दहल उठा। वो अपनी जान बचाकर भागना तो चाहते थे, लेकिन चारों का एक साथ भाग पाना नामुमकिन था। शहर में चप्पे चप्पे पर चेक पॉइंट्स और गार्ड्स तैनात थे जो एक ही झटके में उन्हें पकड़ सकते थे। वो रात बड़ी ही दहशत में गुजरी। अगले दिन बुधवार था, यानी कि वेंसडे की बाहर जाने की बारी थी। उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाने का ठान लिया कि जेरी क्या जानता था, उसकी मंडे के साथ बहस क्यों हुई थी। वेंसडे ने एक मरे हुए एजेंट की बंदूक उठा ली, लेकिन उस बंदूक में फिंगरप्रिंट लॉक था, यानी उसका ट्रिगर केवल वो मरा हुआ एजेंट ही दबा सकता था। पर फिर भी वेंसडे ने वो बंदूक अपने पास रख ली। वेंसडे सारी बहनों में सबसे ज्यादा नीडर और स्ट्रॉन्ग थी। वो बेखौफ सीधा जेरी के अपार्टमेंट में आ धमकी। जेरी को डराने धमकाने पर उसे पता चला कि जेरी को उनका यानी कि कैरन का एक सीक्रेट पता था। जेरी चाहता था कि अगर कैरन खुद प्रमोशन ना लेकर उसे जेरी को दे दे तो वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देगा। इसी बात पर मंडे और उसकी बहस हुई थी, लेकिन आगे जेरी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल उसे जो सीक्रेट मालूम था वो उन 7 बहनों के बारे में नहीं था, बल्कि सीक्रेट तो ये था कि उन 7 बहनों यानी कि कैरन की तरफ से सीएबी की लीडर केमैन को 400 करोड़ रुपए का डोनेशन भेजा गया था, वो भी गैर कानूनी तरीके से। उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट जेरी के हाथ लग गया था और जेरी उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मंडे को ब्लैकमेल कर रहा था। वेंसडे के धमकाने पर जेरी अपने टैब पर मौजूद वो कॉन्ट्रैक्ट वेंसडे को दिखाने जा ही रहा था कि तभी उसे एक गोली लगी जिसने उसका भेजा उड़ा दिया। ये हमला करने वाला और कोई नहीं, एजेंट जो का स्नाइपर था। उसने वहां वेंसडे को भी देख लिया
और उस पर भी गोलियां बरसाई, लेकिन वेंसडे दीवार की आड़ लेकर छुप गई। उसी पल जो की एक टीम अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। वेंसडे फौरन बाथरूम में छुप गई, लेकिन वो अब हर तरफ से घिर चुकी थी। इतने में ही एक आदमी बंदूक लेकर बाथरूम में आया, पर वेंसडे ने बहादुरी दिखाते हुए उसे धर दबोचा और उसका सिर बाथरूम सीट पर दे मारा। वो आदमी तो मर गया, पर अब 3 और एजेंट्स बाथरूम की ओर बढ़ने लगे। वेंसडे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मौत दबे पांव उसके करीब बढ़ रही थी। उस मरे हुए एजेंट की बंदूक भी सिर्फ उसके ही फिंगरप्रिंट से चल सकती थी। अब वेंसडे का बच पाना नामुमकिन था, लेकिन तभी वेंसडे को एक आइडिया सूझा। उसने उस एजेंट की उंगली ही काट दी और उस उंगली को अपनी उंगली पर टेप से चिपका लिया। बंदूक एक्टिवेट हो गया। उधर एजेंट्स ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, वेंसडे ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। एजेंट्स वहीं ढेर हो गए। अब वेंसडे बाहर आई और जेरी के टैब की सारी डिटेल्स अपनी बहनों के कंप्यूटर में सेंड कर दी। इसके बाद वो भागती हुई बिल्डिंग की छत पर आ गई। कुछ ही दूरी पर दूसरी बिल्डिंग की छत थी और भागने का बस वही एक रास्ता था। वेंसडे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़कर दूसरी बिल्डिंग की ओर छलांग लगा दी, पर तभी दूसरी बिल्डिंग से जो निकल कर आया और वेंसडे को हवा में ही शूट कर दिया। वेंसडे कई फीट नीचे गिरी और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। वेंसडे की मौत ने अपार्टमेंट में बची हुई 3 बहनों को झकझोर दिया। वो तीनों बहनें थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बुरी तरह डरी हुई थी। तभी उनके घर दस्तक हुई। उन्होंने कैमरे में देखा बाहर एक एजेंट दरवाजा खटखटा रहा था। उसकी बंदूक से पता चल रहा था कि वो सीएबी का एजेंट है। हालांकि अब तक केमैन ने कैरन सेटमैन के नाम से कोई वारंट जारी नहीं किया था। वो उन्हें प्राइवेटली ही मरवाना चाहती थी। ऐसे में अकेले सीएबी एजेंट को देख उन्हें लगा कि शायद वो बस कोई पूछताछ करने आया होगा। थर्सडे और फ्राइडे जाकर छुप गई और सैटरडे ने दरवाजा खोला। पता चला कि वो एजेंट, जिसका नाम एड्रियन था, वो कैरन का आशिक था। यानी कि उन 7 बहनों में से कोई एक थी जो चुपके चुपके एड्रियन के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी। एड्रियन आशिक मिजाज आदमी था। वो आते ही सैटरडे को अपनी कैरन समझकर उसके साथ रोमांस करने लगा। कहीं भेद न खुल जाए इसलिए सैटरडे भी चुपचाप कैरन बनी हुई थी। इतने में ही कुछ पल के लिए इजाजत लेकर सैटरडे अपनी बहनों के पास आ गई। सैटरडे ने थर्सडे और फ्राइडे से पूछा कि आखिर वो किसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन दोनों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब पता लगाने का बस एक ही तरीका था कि सैटरडे उस एजेंट के साथ जाए। उस एजेंट से उन्हें और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। सैटरडे इसके लिए राजी हो गई। इस दौरान फ्राइडे ने सैटरडे के ब्रेसलेट में एक चिप भी लगा दिया। ये एक कपलिंग चिप थी, जिसकी मदद से फ्राइडे उस एजेंट एड्रियन के ब्रेसलेट को हैक कर सकती थी। और क्योंकि एड्रियन एक ब्यूरो एजेंट था, उसके ब्रेसलेट के जरिए फ्राइडे सीएबी के सर्वर्स तक भी पहुंच सकती थी। सैटरडे एड्रियन के साथ चली गई। अब फ्राइडे ने कंप्यूटर पर उस एग्रीमेंट को ओपन किया जो वेंसडे ने जेरी के टैब से भेजा था। 400 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से कैरन सेटमैन द्वारा केमैन को डोनेट किए गए थे। लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में ही उधर सैटरडे ने अपना काम कर दिया। उसने एड्रियन की ब्रेसलेट उनके कंप्यूटर से सिंक कर दी, जिससे अब फ्राइडे सीएबी हेडक्वार्टर के सर्वर्स को एक्सेस कर पा रही थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए और पाया कि एक कमरे में एक औरत को कैद करके रखा गया था। वो दीवार से सिर टिकाकर रो रही थी। उन्होंने जूम किया तो देखा कि वो उनकी ही एक बहन थी। उन्हें अंदाजा था कि वो जरूर मंडे है। उसे देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। ऐसे ही वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह सैटरडे एड्रियन की बाहों में थी। एड्रियन ने देखा कि उसकी ड्यूटी का समय हो चुका था। वो काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। इसी दौरान सैटरडे ने उससे सवाल किया, तुम सीएबी के लिए काम क्यों करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि वे लोग गलत कर रहे हैं, एक माँ को हमेशा के लिए उनके बच्चों से दूर करके? इस पर एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, इसमें गलत क्या है? वो लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अच्छा ही तो कर रहे हैं। और वैसे भी क्रायो स्लीप एक सेफ जगह है। वो मासूम बच्चे गरीबी और भूखमरी से जूझने के बजाय पॉड में शांति से सोए हुए हैं, और आगे चलकर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उन्हें वापस जगा देंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सुन सैटरडे सोच में डूब गई। एड्रियन ने कहा, कैरन क्या तुम आज भी यहाँ रुक नहीं सकती? कैरन, मैं चाहता हूँ हम रोज मिले, ना कि सिर्फ मंडे को। ये सुनते ही सैटरडे को पता चल गया कि एड्रियन मंडे का बॉयफ्रेंड है। एड्रियन के जाते ही उसने अपनी बहनों से कांटेक्ट करके उन्हें भी ये बात बता दी। लेकिन थर्सडे को एड्रियन में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सैटरडे को सतर्क रहने को कहा, लेकिन सैटरडे कोई हरकत भी कर पाती उससे पहले ही अचानक केमैन के आदमी एड्रियन के अपार्टमेंट में आ धमके। सैटरडे उन्हें देख कांप गई। वो एक शब्द भी बोल पाती उससे पहले ही उन लोगों ने सैटरडे को गोली मार दी। सैटरडे भी मारी गई। ये देख थर्सडे और फ्राइडे सदमे में आ गए। लेकिन मौत तो उन दोनों के सिर पर भी मंडरा रही थी।
जो अपने साथियों के साथ उनके अपार्टमेंट के बाहर आ चुका था और अपार्टमेंट के अंदर स्मोक बॉम्ब बरसा रहा था। थर्सडे फ्राइडे को लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगी, लेकिन थर्सडे जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, फ्राइडे ने सीढ़ियां ऊपर खींच ली। फ्राइडे थर्सडे को भागने के लिए कहकर वापस अपार्टमेंट में आ गई। दरअसल उनके कंप्यूटर पर उन 7 बहनों की तस्वीरें थी और अब तक उनके सारे वीडियो रिकॉर्ड्स भी उसमें मौजूद थे, जो दुनिया के सामने उनका भेद खोलने के लिए अहम सबूत थे। फ्राइडे उन्हें किसी भी हाल में सीएबी के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। उसने एक भयानक फैसला लिया। गैस ऑन करके उसने अपार्टमेंट में धमाका कर दिया। उन सारे सबूतों के साथ उसने खुद को भी उड़ा लिया। अपनी बहनों की आजादी के लिए फ्राइडे ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब थर्सडे बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो हालातों से हार चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद ने उसे हौसला दिया। उम्मीद की मंडे अब भी जिंदा है और ब्यूरो में कैद है। दूसरी ओर एड्रियन को जब पता चला कि कैरन के अपार्टमेंट में धमाका हुआ है, तो वो घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि सीएबी की टीम फ्राइडे की जली हुई लाश पोस्टमार्टम के लिए ब्यूरो ले जा रही थी। एड्रियन उसे देख रो पड़ा और दुखी होकर अपनी कार में आ गया, पर तभी उसकी गर्दन पर किसी ने चाकू अड़ा दिया। वो थर्सडे थी, जो एड्रियन की कार में ही छुपी हुई थी। थर्सडे एड्रियन को एक गद्दार समझ रही थी। उसे यकीन था कि एड्रियन ने मंडे के जरिए उनका राज जान लिया होगा और केमेन को बता दिया होगा, लेकिन एड्रियन तो खुद शौक में था। उसे सच में नहीं पता था कि कैरन असल में 7 बहनें हैं। उसने सिर्फ कैरन से प्यार किया था, सच्चा प्यार। ये पता चलते ही थर्सडे शांत हो गई। उसने एड्रियन को सारी हकीकत बताई कि वो जिससे प्यार करता था वो मंडे थी। इसके बाद थर्सडे ने कहा, एड्रियन, मंडे इस वक्त ब्यूरो में कैद है। अगर तुमने उससे सच्चा प्यार किया है तो उसे बचाने में मेरी मदद करो। एड्रियन बेझिझक राजी हो गया। कुछ देर बाद फ्राइडे की लाश ब्यूरो पहुंची। एक एजेंट उस लाश को लेकर कमरे की ओर बढ़ रहा था। असल में वो एजेंट एड्रियन ही था और स्ट्रेचर पर फ्राइडे की लाश नहीं थी, बल्कि थर्सडे लेटी थी। एड्रियन उसे लेकर एक कमरे में पहुंचा, जहां 2 डॉक्टर्स एक बच्ची को क्रायो स्लीप में भेजने की तैयारी कर रहे थे। थर्सडे ये सब देख रही थी और उसके ब्रेसलेट में ये रिकॉर्ड भी हो रहा था। क्रायोपॉड में डालने के बाद एक डॉक्टर ने उस बच्ची को इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बच्ची बेहोश हो गई। अब डॉक्टर ने क्रायोपॉड को बंद करके उसे फ्रीज करने की प्रोसेस शुरू की, लेकिन इसके बाद थर्सडे ने जो देखा, उसकी रूह तक कांप उठी। क्रायोपॉड के अंदर आग बरसने लगी, जिसने उस मासूम को राख में बदल दिया। यानी कि चाइल्ड एलोकेशन एक्ट एक छलावा था। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर केमेन अब तक इसी तरह मासूमों की जान लेती आई थी। एड्रियन ने भी ये दरिंदगी पहली बार देखी और उसकी आंखों से पर्दा हट गया। इसके बाद डॉक्टर ने थर्सडे को लाया और उसे लाश समझकर उसे भी जलाने वाली थी, लेकिन तभी थर्सडे ने लात मारकर डॉक्टर को ही क्रायोपॉड में धकेल दिया और डॉक्टर को ही जिंदा जला दिया। फिर उसने दूसरे डॉक्टर को भी इंजेक्शन घोंपकर बेहोश कर दिया। इतने में ही एड्रियन भी गार्ड्स को मारकर अंदर आया। अब वे दोनों मंडे को ढूंढने लगे। वे जब एक कमरे में पहुंचे तो थर्सडे को वहां उसकी बहन मिल गई, लेकिन वो मंडे नहीं थी। उसकी एक आंख निकाल ली गई थी, जिसका मतलब था कि वो ट्यूसडे थी। थर्सडे ने उससे पूछा कि मंडे कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। तभी ट्यूसडे ने जो बताया उससे उसके होश उड़ गए। असल में ये सारा खेल मंडे का ही रचा हुआ था। उसी ने केमेन को बड़ी रकम डोनेशन में दी थी और बदले में अपनी जिंदगी खरीद ली थी, लेकिन ये सौदा अकेले का नहीं था। मंडे ने अपनी बाकी बहनों की सच्चाई खुद केमेन को बता दी और उनके नसीब में मौत लिख दी। दरअसल मंडे उस जिंदगी से तंग आ चुकी थी, जहां उसे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बाहर जाने की इजाजत थी। हर दिन हर सांस उसे कैद लगने लगी थी। वो मानती थी कि सिर्फ वही अपनी माँ की असली पहली औलाद है, बाकी सबको तो क्रायो स्लीप में भेजकर मर जाना चाहिए था। न जाने कब से ये जहर उसके अंदर चुपचाप पल रहा था। जैसे ही उसे प्रमोशन मिला, उसके पास पैसे आए। उसने बाकी बहनों को मरवाने का तय किया ताकि वो अकेली रहकर आजादी और बेखौफ जिंदगी जी सके। केमेन ने मंडे का साथ दिया क्योंकि उसे डोनेशन चाहिए थे, ताकि वो उन पैसों को इलेक्शन में इस्तेमाल करके पावर में आ सके। अगर सरकार उसके हाथ में होगी तो वो अपना खूनी खेल बेरोक-टोक जारी रख सकती थी। इसलिए उसने मंडे से डोनेशन लेकर मंडे के कहने पर ही सारी बहनों को मरवा दिया। ये सच्चाई जानकर थर्सडे और एड्रियन को भी झटका लगा। थर्सडे अब किसी भी हाल में केमेन का पर्दाफाश करना चाहती थी। तभी एड्रियन ने उसे बताया कि कुछ ही समय बाद केमेन ब्यूरो में एक स्पीच देने वाली है, जहां रिपोर्टर्स के साथ कई सरकारी अधिकारी भी होंगे। वे वहीं पर केमेन का पर्दाफाश कर सकते हैं। ये सुन थर्सडे ने ट्यूसडे को केमेन की दरिंदगी का वो वीडियो फुटेज दिया, जिसमें उसने एक मासूम की बलि चढ़ा दी थी। थर्सडे ने उसे ब्यूरो के सर्वर में अपलोड करके लाइव चलाने को कहा, ताकि जब केमेन स्पीच दे रही हो तब दुनिया के सामने उसका भेद खुल जाए। ट्यूसडे एड्रियन के साथ सर्वर रूम की तरफ चली गई
और थर्सडे केमेन की बर्बादी देखने उसकी स्पीच में आई, कैरेन सेटमैन बनकर। लेकिन इस दौरान थर्सडे अपनी आस्तीन में छुपी सांप यानी कि बहन मंडे को तो भूल ही गई थी। थर्सडे जब बाथरूम में आई तो वहीं उसका मंडे से सामना हुआ। मंडे अपने ग्रैंडफादर की बंदूक लिए खड़ी थी। थर्सडे ने भावुक होकर उससे पूछा, ऐसा क्यों किया मंडे? लेकिन मंडे ने जवाब देने के बजाय थर्सडे पर गन तान दी। दोनों बहनों में झड़प होने लगी। इसी बीच एक गोली चली। गोली मंडे को लगी और उसका खेल वहीं खत्म हो गया। इसके बाद ट्यूसडे और एड्रियन ने मिलकर केमैन के घटिया कारनामे की वीडियो ब्रॉडकास्ट कर दी। पूरी दुनिया ने केमैन का वो खूनी खेल देखा जो वो पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर इतने सालों से करती आ रही थी। अपनी बर्बादी देख केमैन के कदम डगमगा गए। इस खुलासे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। द चाइल्ड एलोकेशन एक्ट रद्द कर दिया गया। निकोलेट केमैन को उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। थर्सडे, ट्यूसडे और उसकी कुर्बान हो चुकी बहनों की बदौलत दुनिया एक क्रूर सिस्टम से आजाद हो गई और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।